नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मौर्य वंश के इतिहास को सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे ताकि विषय आपको इंटरेस्टिंग लगे और रटना नहीं पड़े। महाजनपद काल में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि 16 महाजनपदों में मगध भी एक महाजनपद था, जो ऑरेंज रंग का जो क्षेत्र है नक्शे में आप देख सकते हैं। धीरे धीरे वो मगध महाजनपद मगध साम्राज्य के रूप में विकसित हो गया, जैसा कि पूरा जो नीले रंग का क्षेत्र है। अब हम बात कर रहे हैं 325 ईसा पूर्व के आसपास की। इस समय मगध का राजा धनानंद था, जो कि नंद वंश का था, और ये चूंकि धनानंद ने कर की दरें बढ़ा दी थी, ये जनता में लोकप्रिय नहीं था। तो एक तरफ राजा जनता में बिल्कुल लोकप्रिय नहीं था, दूसरी तरफ सिकंदर का आक्रमण भी हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त नामक युवा ने मौर्य वंश की स्थापना की। हम देखेंगे कि मौर्य वंश में मुख्य रूप से 3 शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का पहला शासक है, और पहला जो शासक होता है वो संस्थापक भी होता है। उसके बाद बिंदुसार, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, जो कि इस वंश का सबसे महान शासक है। और उसके बाद में अशोक के पुत्र बने कुणाल, जो कि बाद में अंधा हो गया, फिर संप्रति, और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसको कि उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार के शुंग वंश की स्थापना की। तो देखिए, मौर्य वंश से पहले किसका शासन था? नंद वंश का। और मौर्य वंश के बाद कौन सा शासन आ गया? शुंग वंश। यानी नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद की जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने। फिर मौर्य वंश चलता रहा, और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और फिर वो शुंग वंश का प्रचलन हुआ। तो अभी इसमें हम मौर्य वंश को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था। पहले शासक के लिए बोलते हैं संस्थापक था। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य, ये एक ही आदमी के 2 नाम है, चाणक्य या कौटिल्य, इनके नेतृत्व में, इनके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की। और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में, आप नक्शे को देख सकते हैं, जो भी नीले रंग का क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है। अब हमने पढ़ा था कि इस दौरान सिकंदर का आक्रमण होता जा रहा था। तो सिकंदर की तो कुछ समय बाद डेथ हो गई। उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो इस समय पश्चिमोत्तर भारत में शासन कर रहा था। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ, और चंद्रगुप्त ने उसको परास्त किया, और उसके बदले में उसको क्या क्या दिया? सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र। सिंधु नदी पाकिस्तान में से होके अरब सागर में गिरती है। तब पाकिस्तान नहीं था, ये संपूर्ण भारत का ही हिस्सा था। तो सिंधु नदी के पश्चिम का हिस्सा, अफगानिस्तान जो कि एक देश है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रांत है, ये सारे क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने हार के बाद चंद्रगुप्त को दिए। इसके साथ एक विद्वान मेगस्थनीज नाम के विद्वान को चंद्रगुप्त की राजधानी भेजा। उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। मेगस्थनीज पटना में कई साल रहे, पाटलिपुत्र में, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जो कि हमें मौर्य काल के शासन के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। और इसके साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से करवाया। और इन सब के बदले में चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और वृद्धावस्था में जब उसको उम्र हो गई तो वो एक जैन मुनि थे भद्रबाहु, उनका शिष्य बन गए, और जैन धर्म अपनाकर एक मैसूर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की बड़ी मूर्ति है, वहां तीर्थ है, तो वहां पर जाके उन्होंने संथारा से देह किया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि दक्षिण भारत का क्षेत्र, जो कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था लेकिन बिंदुसार के साम्राज्य का हिस्सा है, इसका मतलब दक्षिण भारत किसने जीता? बिंदुसार ने। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, जो कि बाद में राजा बना। और बिंदुसार के समय की खास बात यह है कि आप नीचे वाले नक्शे को देखिए, यूनान जो ऑरेंज कलर वाला है यूनान, और जो ग्रीन कलर वाला है मिस्र, यहाँ के राजदूत उस समय बिंदुसार के दरबार में आए थे। अब हम मौर्य वंश के सबसे महान शासक
बल्कि न केवल मौर्य वंश वरन पूरे पूरे भारत के इतिहास और पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में और स्तंभ लेखों में इनके कई नाम मिलते हैं। अशोक, देवनाम प्रिय यानी जो देवताओं को प्रिय है, देवनाम प्रिय दर्शी, बुद्ध शाक्य, जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो बुद्ध शाक्य, और पुराणों में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। ये सभी अशोक के नाम हैं। अब अशोक ने कश्मीर और खोतान की विजय की। कश्मीर आप जानते हैं भारत के उत्तर में है और खोतान अफगानिस्तान के आसपास का इलाका है। अशोक के जीवन की सबसे खास घटना है उसके राज्याभिषेक के 8वें साल, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग से युद्ध किया। उस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और उस भारी हिंसा के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उपगुप्त और मोगलीपुत्तिस नामक भिक्षुओं के सानिध्य में। और उसके बाद अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता त्याग दिया, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किया। अशोक की बहुत ही खास बात थी कि अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित किया। जैसे आज वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी को लोगों से बात करनी होती है तो वो मन की बात टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन राजा अशोक के समय तो ये चीजें थी नहीं, तो कैसे बात करते हो? उन्होंने शिलालेख, शिला यानी चट्टान, चट्टानों पर लेख खुदवा दिए, अपने जनता को जो जो कहना चाह रहे थे। स्तंभ, जहां चट्टानें नहीं थी वहां उन्होंने बड़े बड़े स्तंभ खड़े कर दिए और पत्थरों के स्तंभ पर उन्होंने लेख खुदवा दिए। और उनको अशोक के अभिलेख, या अगर वो स्तंभ है तो स्तंभ लेख बोलते हैं। उन शिलालेखों पर अशोक ने अपनी क्या क्या नीतियां होंगी और उन्होंने एक अपना धम्म करके बताया था। अशोक का धम्म जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बताया। और ये जो अशोक के शिलालेख थे उनकी भाषा थी प्राकृत। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कौन सी भाषा है? हिंदी। तो ऐसे ही उस समय भाषा वो थी प्राकृत। और लिपि, जैसे अभी हम आजकल लिखते हैं वो लिपि है देवनागरी, तो उस समय देवनागरी लिपि नहीं थी, उस समय लिपि थी ब्राह्मी। आप देखिए इस चट्टान पे ये कुछ लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन ये नीचे इसका हिंदी अनुवाद, वो अंग्रेजी अनुवाद है, देवा नाम पिए दसी नो राजा अशोक। तो ये लिपि ब्राह्मी लिपि थी जो कि देवनागरी लिपि से इसका पहले का रूप था। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि विकसित हुई है और ये संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। अभिलेख के माध्यम से अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी सारी नीतियां बताई, अपने धर्म के बारे में बताया। ये उस समय की एक बड़ी ही स्पेशल यानी विशिष्ट घटना है। अब अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म देखिए, ये चट्टान पे लिखा हुआ, बहुत सिंपल है। धर्म में वही बात है जो नैतिक उन्नति के आदर्श, यानी जिससे अच्छा बच्चा कैसे बनता है, आपको मम्मी पापा क्या बात बताते हैं, वही अशोक ने अपने लोगों को बताई। देखिए क्या बताई कि माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरु का सम्मान करो, रिश्तेदारों से अच्छे से बात करो और सबसे मृदु व्यवहार करो, अच्छे से सबसे व्यवहार करो। ब्राह्मण और श्रमण, उनका आदर करो। श्रमण बोलते हैं जो जैन और बौद्ध सन्यासियों को श्रमण बोलते हैं। साधु स्वभाव यानी अपना स्वभाव सरल रखो। और क्या करना है? दया, दान, ये चीजें तो करनी है। और क्या नहीं करना है? पाप नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करनी है। अशोक के धम्म के बारे में ये जो आप इधर चित्र देखिए, इस चित्र में स्तंभ लेख, मैंने कहा था जहां पे चट्टानें नहीं थी वहां अशोक ने स्तंभ खड़े कर दिए थे। और स्तंभ लेख में नंबर 2 और नंबर 7 पर उन्होंने अपने धम्म की डेफिनेशन लिखी है। वो क्या लिखा है? वो एक्चुअली वो लिखा है अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर वो भाषा उस समय कौन सी थी? प्राकृत। तो अब आसीनो यानी पाप, पाप कम करो, बहु कयाने यानी कल्याण, विश्व कल्याण, दया दान, ये है। तो पाप क्रम से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया दान, ये चीजें अशोक के धम्म में आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी परिभाषा कहां दे रखी है? स्तंभ लेख 2 और 7 में। और क्या बातें? नैतिक उन्नति के वही आदर्श हैं जो अशोक का धम्म है। अशोक ने क्या किया था? उससे पहले राजा विहार यात्रा को जाता था, यानी शिकार करने को जाता था। अशोक ने जब से कलिंग युद्ध के बाद में जब अशोक बौद्ध बने तो उन्होंने
जो विहार यात्राओं को बंद किया और धम्म यात्रा की शुरू की। धम्म यात्रा यानी बौद्ध स्थानों की यात्रा की, और वहां पर जाते वो ब्राह्मणों श्रमणों को दान देते, तो धम्म यात्रा मतलब बौद्ध स्थानों की यात्रा। अनुसंधान, अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने और कई काम किए। जो उनके कर्मचारी थे, युक्त रज्जुक, जो राज्य कर्मचारी युक्त और रज्जुक को धर्म प्रचार के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष भेजता था, उसको बोलते थे अनुसंधान। और लोगों में धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका काम था लोगों में अशोक के धर्म का प्रचार करना, उनमें दान की भावना बढ़ाना, जो कैदी जेल से छूटे हैं उनका सुधार करना। तो उस अधिकारी का उसने नाम दिया धम्म महामात्र। महामात्र उस समय के अधिकारी को बोलते थे, तो धम्म महामात्र। और न केवल भारत में, आप ये नक्शा देखिए, नीचे जो एक देश है छोटा सा, वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष, यानी वो वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी एक शाखा के साथ में उनको श्रीलंका भेजा, और तब से श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मौर्य प्रशासन परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मौर्य प्रशासन में हम 3 प्रकार का प्रशासन पढ़ेंगे। मौर्य केंद्रीय प्रशासन, यानी जो पूरे मौर्य साम्राज्य के लिए था, जैसे आज दिल्ली की जो सरकार है वो पूरे भारत के लिए है, मोदी जी की सरकार। फिर है प्रांतीय शासन, जैसे कि आज राजस्थान की सरकार है। और तीसरा पढ़ेंगे नगर प्रशासन। तो इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं मौर्य केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन यानी जो पूरे मौर्य साम्राज्य के लिए था। इसमें सबसे पहले भारत के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि पूरे भारत के लिए केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लगाई गई। और हमें कैसे पता चल रहा है इसके बारे में? इसके बारे में हमें पता चलता है चाणक्य या कौटिल्य, इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको नाम ध्यान होना चाहिए। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि राज्य सप्तांग है, 7 चीजों से मिलकर राज्य बनता है। क्या है? राजा जो कि सेंटर में है, अमात्य मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र, कोष धनराशि पैसा, दुर्ग यानी किला, सेना और मित्र। इन सब के साथ उस समय जो केंद्र में व्यवस्था चलाने के लिए 18 विभाग थे। 18 विभागों को तीर्थ कहा जाता था। आपको शब्द ध्यान रखना है, तीर्थ। तीर्थ का मौर्य साम्राज्य के समय तीर्थ का मतलब था विभाग, 18 केंद्रीय विभाग। और उन जो तीर्थों के मुखिया होते थे उसके लिए शब्द था महामात्र। हम पहले पढ़ चुके हैं धम्म महामात्र। तो तीर्थ जो 18 विभाग थे उनके मुखिया थे महामात्र। और उसमें कौन कौन थे? पुरोहित, सेनापति, युवराज, और एक स्पेशल नाम आपको ध्यान रखना है, समाहर्ता। समाहर्ता वो राजस्व अधिकारी होता था। राजस्व अधिकारी जो आय व्यय का लेखा जोखा, आय यानी इनकम और व्यय यानी खर्च, तो आय व्यय का लेखा जोखा करता, बजट बनाता ये। और इसके अलावा 26 विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष भी थे, जैसे कोषाध्यक्ष का नाम था सन्निधाता, सीताध्यक्ष यानी राजकीय भूमि का अध्यक्ष था, उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। सीता भूमि का नाम है, जैसे रामायण की जो सीता जी थी वो भी भूमि से पैदा हुई, इसलिए उनका नाम सीता था। अब पूरा मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन भी था। जैसे अभी दिल्ली की सरकार है तो राजस्थान की भी सरकार है, तो अभी तो बहुत ज्यादा प्रांत है, लेकिन उस समय पूरे भारत में 5 ही प्रांत थे। अब आप नक्शे में देखिए, उत्तर पश्चिम में उत्तरापथ नाम था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर ये हरे रंग वाला जो मध्य देश है जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और जो ये अवंती है जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और जो ये ऑरेंज रंग का है कलिंग जिसकी राजधानी थी धोली या तोशली, और दक्षिण भारत में था दक्षिणापथ या सुवर्णगिरी। प्रांतीय प्रशासन का मुख्य कुमार या आर्यपुत्र, जनरली राजकुमार होते थे, जिनको कि प्रशासन के आगे वो राजा बनने में योग्य हो जाए, उनको अनुभव मिल जाए, इसलिए इनका देते थे। और प्रांतों को भी विषयों में बांटा गया था। फिर आगे नीचे सबसे छोटी इकाई थी गोप। गोप होता था 10 गांवों का जो व्यवस्था देखता था, तो सबसे छोटी इकाई गोप थी। यानी केंद्रीय प्रशासन हमने देखा, फिर प्रांतीय प्रशासन देखा, और अब हम देखते हैं नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के बारे में जानकारी जो मिलती है वो सबसे अच्छा स्रोत है मेगस्थनीज की किताब इंडिका। मेगस्थनीज कब आए भारत? सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी में इनको भेजा।
सेल्यूकस निकेटर के जो दूत थे मेगस्थनीज, ये रहे पाटलिपुत्र में। तो इन्होंने, चूंकि नगर में ही रहे, तो नगरीय प्रशासन का इन्होंने बहुत ही विशाल वर्णन किया है, बहुत ही विस्तृत। इन्होंने ये कहा कि नगर का शासन कौन संभालते थे? 30 सदस्यों की एक प्रबंध मंडली होती थी और 6 समितियां होती थी। और एक समिति में कितने आदमी? 5। तो 6 95 30, तो 30 लोगों का मंडल हो गया। पहली समिति क्या करती? उद्योग शिल्प समिति। दूसरी जो विदेश यात्री थे उनकी देखभाल। तीसरी जन्म मरण का लेखा रखती थी। चौथी व्यापार से संबंधित। पांचवी जो चीजें बनती थी वो सही बनी कि नहीं बनी उनका। और छठी समिति बिक्री कर इकट्ठा करती थी। जिस प्रकार नगर प्रशासन में 6 समितियां थी 5-5 लोगों की, ऐसे ही सैन्य प्रशासन में भी 6 समितियां थी 5-5 लोगों की। आज का अंतिम विषय है न्याय प्रशासन और मौर्यकालीन समाज। राजा ही हमेशा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और ग्राम न्यायालय होते थे जो गांव के छोटे मोटे विवादों का आपसी निस्तारण करते थे। इसके अलावा धर्मस्थीय वो होते थे तो दीवानी मामलों का, दीवानी मामले यानी लोगों के आपसी मामले, यानी संपत्ति संबंधी विवाद, जमीन संबंधी विवाद, इनका धर्मस्थीय निपटारा करते थे। और कंटक शोधन, जिनका जो क्या फौजदारी मुकदमों का निस्तारण करते थे। फौजदारी यानी हत्या, चोरी, डकैती, जो संगीन, जो ज्यादा संगीन जुर्म है उनके लिए कंटक शोधन थे। इसके अलावा अगर मौर्यकालीन समाज की चर्चा करें तो उसके हमें स्रोत क्या है? इतिहास में हमेशा स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख, इनके माध्यम से हमें उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। चाणक्य कहते हैं कि उस समय चातुर्वर्ण व्यवस्था थी। चातुर्वर्ण यानी 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज इन 4 भागों में बटा हुआ था। लेकिन मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, जो पाटलिपुत्र में रहते थे, उन्होंने कहा कि उस समय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज उस समय विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, विभिन्न स्तरों में बटा हुआ था। और अभी हमने देखा कि कोई महिला शासक के बारे में हमने नहीं पढ़ा, किसी महिला के बारे में तो नहीं पढ़ा। जो विद्वान है वो भी पुरुष हैं, राजा भी पुरुष है। इसका मतलब महिलाओं की स्थिति कोई खास उन्नत नहीं थी। और लेकिन फिर भी उनको पुनर्विवाह के अधिकार थे और विभिन्न धर्मों को लोग मानते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन हो गए, अशोक बाद में बौद्ध हो गए, अशोक उससे पहले शिव के उपासक थे। तो आज ये हमारा मौर्य का। आपके कोई भी प्रश्न हो, कंफ्यूजन हो कोई, या कोई भी सुझाव हो, आप बिना किसी हिचक के नीचे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जरूर आपको जवाब मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर है कालिदास और नालंदा विश्वविद्यालय। अगले लेक्चर में हम इस पर चर्चा करेंगे, गुप्त काल पर। तो स्वर्णिम भारत में आज हमने पढ़ा है मौर्य काल। धन्यवाद।